नमस्ते। मेरे साथ प्रोफेसर आबिद दुबे एक बार फिर से। मैं दर्शकों को बता दूं, प्रोफेसर साहब इस समय विदेश यात्रा पे हैं और उन्होंने समय निकाल के हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन फिर सारा रेफरेंस ही चेंज हो गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और ऐसा लगा कि अब तो उस जो बात उस समय कही थी उसमें और इसमें कोई वो नहीं रह जाता तारतम्य। तो फिर से हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए आज थोड़ा लेट भी शायद अपलोड हो रहा है। जी। अबे भाई, ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और उसके बाद जो जो भी सीजेपी की सारी मांगे थी सब मान ली गई और एक कॉमन जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नड्डा जी और इन सब लोगों ने अनाउंस कर दिया। और जो जो बात समझ में आई कि सरकार इस समय इस मूड में थी कि जंतर मंतर में किसी भी तरह का कुछ भी वहां अब रह ना जाए। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए थोड़ा दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया तो दिप्के ने बिल्कुल साफ कहा था कि हमारा आंदोलन चलता रहेगा, कल कैंडल मार्च भी होगा पूरे ऑल इंडिया में जो उन्होंने कॉल की है, जब तक बाकी डिमांड नहीं होगी। राहुल गांधी ने भी उधर प्रेशर बनाया हुआ था, लेकिन जैसा अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि राहुल गांधी का डर कहीं ना कहीं काम किया था। और खास करके आज जब राहुल गांधी ने ऐसा कि वो जो छात्रा थी नेहा उनको ले जाके और बाकी जिनको चोट लगी थी उनके साथ अलग से वार्ता की और प्रेस पे उनके साथ सामने आए, तो सरकार के ऊपर ये प्रेशर अब समझ में आ गया था कि सोनम वांगचे को उन्होंने मैनेज कर लिया था। दिप्के साहब का रोल जंतर मंतर ही तक सीमित था और अब ये जो बात थी वो पॉलिटिकल होती जा रही थी और धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी जोड़ रही थी, कांग्रेस हो रहा था, क्रिटिकल मास अखिलेश यादव बिल्कुल ठीक से आ ही गए थे। तो ये मैं जरा अब आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इसका पॉलिटिकल फॉलो आउट अब क्या है, क्योंकि अब तो कोई इस पे बात करने को रह ही नहीं गया है पार्लियामेंट में। तो इसका पॉलिटिकल फॉलो आउट जरा समझाइए। नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं मानता कि संसद में इस पे बात करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। भाई, संसद में जब सोमवार को जो प्रेस जो पेपर लीक के ऊपर नया कानून, जो प्रस्तावित कानून है वो रखा जाएगा, तो उसके ऊपर बहुत जम के बहस होगी और पिछले एक महीने का जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के ऊपर भी चर्चा होगी। जबरदस्त किस्म के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का, अखिलेश यादव का, इन सब लोगों का हम लोगों को जबरदस्त भाषण सुनने के लिए मिलेगा। मैं ये मानता हूं कि इस वक्त एनडीए सरकार, भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति के दुर्बलतम क्षण में खड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा दुर्बल हैं, मतलब जो है घबराए हुए हैं, परेशान हैं। वो चाहते हैं किसी तरीके से ये जो मुश्किल है, इस मुश्किल से पिंड छूटे, क्योंकि निरंतर उनकी प्रतिष्ठा में क्षय हो रहा है। निरंतर उन्होंने अपने बारे में जो एक माइथोलॉजी बना ली थी कि वो बहुत मजबूत हैं, सख्त हैं, इस माइथोलॉजी का एक रूपक है 56 इंच का सीना, वो सब खत्म हो चुका है, कहीं कुछ नहीं बचा, पूरी तरीके से वो नष्ट हो गया है। तो वो तो चाहते थे किसी तरह जंतर मंतर पे जो जमावड़ा है, जो सारे देश में हो रहे इसी तरह के आंदोलनकारी जमावड़ों का एपी सेंटर बना हुआ था, यहीं से सारी एनर्जी फूट रही थी, तो वो चाहते थे ये खत्म हो जाए किसी तरीके से, और उन्होंने उसके लिए सारी मांगे मान ली। और अब जंतर मंतर पर जमे रहने का जो एक तर्क है, वो तर्क आमतौर पर उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन बात केवल जंतर मंतर पे हटने की है और कहीं दूसरी जगह पे जमावड़ा लगाने से रोकने वाली बात तो नहीं है। जैसे कि अभिजीत दीपके ने कहा है कि हम पटना में जाके बैठेंगे, वहां अड्डा लगाएंगे अपना, वहां पे जमावड़ा करेंगे, क्योंकि ये एक आवेग मिला है, बहुत जबरदस्त मोमेंटम प्राप्त हुआ है। इस मोमेंटम को अगर खो देंगे, विपक्ष के लोग भी खो देंगे, और अगर ये लोग भी खो देंगे, काकरोच जनता पार्टी के लोग भी खो देंगे, तो वो लोकतंत्र ने जो हासिल किया है और छात्रों और नौजवानों की जो कुर्बानियां हैं उनसे जो हासिल हुआ है, वो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूसरे, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन कौन है। लोकतंत्र के दुश्मन ये खास तरह के दुश्मन है। इनका एक विचारधारात्मक एजेंडा है। वो न केवल भारत की सरकार को और भारत की राज्य व्यवस्था को अपने एजेंडे का गुलाम बना लेना चाहते हैं, और काफी कुछ बना भी लिया है, बल्कि पूरे समाज को अपने एजेंडे का गुलाम बना लेना चाहते हैं, और उसी तरीके से पूरे समाज को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार नहीं लगने लगा था कि उनके नैरेटिव को आत्मसात करते करते शायद समाज भी उनकी मर्जी के मुताबिक ही हो चला है। लोग जैसे तर्क वो देते हैं, उसी तरह के तर्कों को लोग सही मानने लगे हैं। लेकिन सरकार का एक काम गवर्नेंस भी होता है। आपको लालकृष्ण आडवाणी की एक बात याद है? मेरे ख्याल से मेरी इतनी बातें सुन के आपको याद आ गई होगी।
लालकृष्ण आडवाणी जब भारत के उप प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था गवर्नेंस का विचारधारा से कोई संबंध नहीं होता। काफी विचारधारात्मक आदमी थे वो। वो नरेंद्र मोदी से कोई कम विचारधारा नहीं, रूटेड वही थे सबसे ज्यादा तो अपनी विचारधारा से। लेकिन उन्होंने ये बयान दिया था कि गवर्नेंस का विचारधारा से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप गवर्नेंस और विचारधारा को आपस में जोड़ देते हैं और विचारधारा की को प्रमुखता देने लगते हैं और गवर्नेंस को नजरअंदाज करने लगते हैं, तो आपका वो हाल होता है जो इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार का होता है। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि अपने राजनीतिक गुरु से इस बात को सीखें, लेकिन अब उनके पास सीखने का समय भी नहीं गुजर गया है। वो तो अगर शुरू में ही सीख लेते तब बात होती। इस तीसरे शासनकाल में शुरू से ही ऐसी हालत थी, इस अपने तीसरे शासनकाल में नरेंद्र मोदी गवर्नेंस के नाम पर पूरी तरीके से ढक्कन है। उनके मंत्रियों की पोल खुल चुकी है, जनता के बीच में सब लोग बहुत अलोकप्रिय हैं, एक से एक करके भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और राम मंदिर के चढ़ावा चोरी, जमीन का घोटाला, 40% कमीशन के आरोप, बिहार में एक के बाद एक पुलों का गिरना, मुख्यमंत्रियों द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, असम के मुख्यमंत्री तो खैर जिसे कहते हैं कि स्थापित भ्रष्टाचारी हैं, उनके बारे में तो कुछ जो कहा जाए वो कम है। पश्चिम बंगाल खुद रिश्वत लेते हुए पकड़ चुके हैं, रंगे हाथों पकड़ चुके हैं। ऐसे सब तमाम लोगों के साथ मिलकर अभी शिक्षा सचिव उन्होंने किसको बनाया है? पशु मंत्री को शिक्षा मंत्री बनाया। नहीं, और उसके अलावा सुन लिए, अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सचिव किसको बनाया है आप ये सोचिए। शिक्षा सचिव जिन सज्जन को बनाया है उनके खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस आरोप लगा चुका है। नहीं, जरा सुन तो लीजिए उसका पूरा वो सुन के ताज्जुब। एक तो वो पशु मंत्री थे, पशु मंत्री को शिक्षा मंत्री बनाया, सबसे अच्छी बात तो ये। पशु सचिव माफ कीजिएगा, पशु सचिव को शिक्षा सचिव बना दिया। और उससे पहले राजस्थान में उन्होंने खीरा उगा के खीरा ये 2 एकड़ में 1 करोड़ रुपए का खीरा उगाया, 50 लाख रुपए की सब्सिडी अपनी माँ को, 50 लाख की बीवी को और 25 लाख की अपने लड़के को, मतलब करीब 1 करोड़ 16 लाख की सब्सिडी खुद ही ले ली, खीरा उगा के। मतलब सोचिए, खीरा तो मुझे लगता है इतना खीरा हो गया होगा कि मैं तो आप इटावा पूरा भर जाएगा, मैं गोरखपुर का हूं तो पूरा गोरखपुर में खीरा ही खीरा दिखेगा। तो ये इस तरह के कलाकार लोग, ये सरकार अपनी निर्लज्जता के कारण जो कर रही है, उसने विचारधारा को तो ध्यान दिया, काफी कुछ ध्यान दिया, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उससे प्रसन्न भी है, लेकिन गवर्नेंस को पूरी तरीके से उसने त्याग दिया। इस चक्कर में धीरे धीरे इनके खिलाफ नाराजगियां जमा होती चली गई। अब धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे के पत्र में कहा है कि भाई शिक्षा माफिया शब्द का इस्तेमाल किया है। तो भाई ऐसा नहीं है, ये 2014 नहीं है जब आपको शपथ लिए हुए 1 महीना नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि शपथ लिए हुए 1 महीना हुआ है और आपका हनीमून पीरियड चल रहा है जी। दरअसल आप 12वीं साल में चल रहे हैं, ये 12वीं साल पूरी हो चुकी है, आपकी कंप्लीट पूरी हो चुकी है, मई में 12वीं साल पूरी हो चुकी है, और 12 वर्ष में आप शिक्षा माफिया आपकी मर्जी के बिना कैसे बन गया? आप सोचिए। ये जवाब तो लोगों को देना ही पड़ेगा कि जब पहली बार पेपर लीक में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, आजकल सोशल मीडिया पर नाम और तस्वीर दोनों आ रही है, मतलब जो है सीबीआई ने उसको क्लीन चिट दे दी। तो इसका मतलब यह है कि आपने लोगों को निर्द्वंद खेलने का मैदान दिया। अच्छा, अब इन सब बातों से संदेह ये जाता है कि जैसे कि पेपर लीक वगैरह का ये प्रकरण जो है इन्हीं लोगों द्वारा आयोजित प्रकरण हो, इससे इन लोगों को कहीं ना कहीं लाभ हो रहा हो, कहीं ना कहीं पर्चियां आ रही हैं। मतलब पेपर लीक से जिन लोगों ने जो लोग बेरोजगारी से वंचित, रोजगार से वंचित रह गए, हम लोग ये सवाल नहीं पूछते कि आखिरकार उन पेपर लीक से रोजगार किसको मिला। उस पेपर लीक से केवल लोग जो रोजगार से वंचित हुए वो तो चलिए जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जिनको रोजगार मिला उस पेपर लीक से वो लोग कौन है? ऐसा तो है नहीं किसी को रोजगार नहीं मिला। कुछ लोग तो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे उन पेपर लीक के कारण, उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाएं पास की, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्या बने, वो छोड़ दीजिए उनकी बात। तो वो लोग कौन थे? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रायोजित लोग हों? क्या ये पेपर लीक वगैरह इसीलिए तो नहीं आयोजित की जाती, इसीलिए तो धर्मेंद्र प्रधान इन लोगों के इतने प्रिय थे? तो इस प्रकार की बहुत सी बातें, पर्चियों के जरिए तमाम नियुक्तियां होती हैं
वाइस चांसलर कैसे, वो चक्रवाल साहब की चर्चा हम लोगों ने सवेरे वीडियो में की थी, वो वीडियो प्रासंगिक नहीं रह गया है। ये सारी बातें हैं। तो ये धीरे धीरे करके ये सब इनका भांडा फूट गया। शुरू शुरू में 2014 के बाद में नैरेटिव नया नया था, तो लोग उसके मोह में फंस गए थे। 2019 के बाद से ही इनका भांडा फूटना शुरू हुआ। 240 सीटें रह गई 5 साल बाद। अब इनका भांडा और भी ज्यादा, पहले से ज्यादा फूट गया है। इससे साबित होता है कि आप के पास कितना भी अच्छा बहुमत हो, राजनीतिक स्थिरता आप कितनी भी कृत्रिम तरीके से हासिल कर लें, अगर आप गवर्नेंस नहीं देंगे, आप कितना भी विचारधारात्मक लफाजी करते रहें, आइडियोलॉजिकल रेटरिक कितना भी चलाते रहें, अगर गवर्नेंस के पैमाने पर आप खोखले होते चले जाएंगे, तो एक दिन जनता आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही गवर्नेंस आपके यहाँ से छूटती है, भ्रष्टाचार आपके शासन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अयोग्य लोगों को पदोन्नतियां मिलने लगती हैं, अयोग्य लोगों को बड़े बड़े मौके मिलने लगते हैं, आपकी नीतियां जनता के हित की बजाय किसी और के हित में बनाई जाने लगती हैं, और धीरे धीरे कर कर एंटी इनकम्बेंसी की परतें आपके खिलाफ जमा होने लगती हैं। आप सोचिए, एक जमाने में माना जाता था कि मोदी जी बहुत बड़े टेक्नो सेवी हैं, तो सब लोग कहते थे कि भाई कांग्रेसी कोई पार्टियों में है ही नहीं मोदी जैसा आदमी जो कंप्यूटर पे, नेट पे इस तरह से महारत रखता हो। नेताओं में तो कम से कम सबसे आगे वो थे ही। तो अब ये सब पूरा होता चला गया। मोदी जी ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मोदी जी विदेश यात्राओं में घूमते, इस बार तो कमाल ही कर दिया उन्होंने। जब से उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, ऐसा लगता है दीवानापन है विदेश जाने का। विदेश यात्रा जाते हैं, वहां पे दूतावासों के ऊपर दबाव डलवा के पहले ही से संदेश भिजवा देते हैं कि भाई एक इनाम तो चाहिए ही चाहिए, एक ट्रॉफी चाहिए। फिर उन्हें एक अज्ञात कुलशील किस्म की एक ऐसी ट्रॉफी दी जाती है जिसका ना कोई इतिहास होता है, ना कोई भविष्य होता है, पहले कभी किसी को दी नहीं गई, भविष्य में किसी को दी नहीं जाएगी, केवल मोदी जी को थमा दी जाती है। और मोदी जी बड़े मतलब मन में गुदगुदी लिए हुए इन सब चीजों को ग्रहण करते रहते। आप सोचिए इस व्यक्ति का स्तर क्या है। ये व्यक्ति फर्जी किस्म के मतलब व्यक्ति वो होना चाहिए जिसको जब सम्मान दिया जाए तो सम्मान गौरवान्वित हो। कहते नहीं है कि भाई जिसको सम्मान दिया गया वो सम्मान गौरवान्वित हो गया। वो आदमी था ही इतने ऊंचे पायदे पे, इतना था ऊंचे पायदान पे बैठा हुआ था। ये मोदी जी की हालत है। तो ऐसी हालत में ये कबाड़ा सरकार बन गई है, बिल्कुल कबाड़ा सरकार बन गई है। और तिकड़म जुगाड़ करके किसी तरीके से उन्होंने 2 साल खींच दिए। अब आगे इसका क्या हश्र होगा, इसकी काफी आहटें हम लोगों को पता लगने लगी। एक चीज और जरा समझने की है। मेरी समझ ये थी कि जब जैसा आपने कहा कि मोदी जी का एक जनरल इंप्रेशन ये था कि बहुत टेक सेवी हैं और सब काम करते हैं और सब कंप्यूटर पे रहता है। और ये जब 2014 में आए तो मोदी जी लेड जो बीजेपी थी या मोदी जी का कैंपेन मीलों आगे था बाकी पार्टी से। ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे थे उस समय, जो सोशल मीडिया आइडिया में कोई आसपास भी नहीं था। लेकिन आज जो कहा जाता है कि जिस सीढ़ी से ऊपर गए, सोशल मीडिया इस पूरे आंदोलन का जो की फैक्टर रहा, जिसने इस आंदोलन को यहां तक खड़ा किया, जिसने इन नए छात्रों को, छात्राओं को, नौजवानों को जिसने यहां तक जोड़ा, उसमें सबसे बड़ा नहीं केवल और केवल हाथ सोशल मीडिया का है। मोदी जी उसको फिर प्ले डाउन करने की कोशिश किए। मोदी जी इंस्टा पे आए परसों रात, फिर कल आए, बहुत भद्दी सी ढंग से उन्होंने किया। मतलब वो इसलिए मैं भद्दा बोल रहा हूं कि एक तो वो मोदी जी का ये सेंस तो होना चाहिए ना। मोदी जी भद्दे लग रहे थे, मतलब उसमें मोदी जी भोड़े लग रहे थे। कैमरे का एंगल ठीक नहीं था। मैंने आपके सुबह भी मैंने कहा, फिर मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे यहाँ के बच्चे अगर वो करते तो मैं मारता पीटता था। हाँ, मैं उसको वो करता। दूसरा, जो उनका टेलीप्रॉम्प्टर वाला जो टेलीप्रॉम्प्टर चलाता है उसकी तो मैं उठक बैठक लगवाता। क्योंकि वो भाई मुसौदा तुम्हें कोई ये भी दिक्कत नहीं है कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर पुराना है। हम लोग तो 100 रुपए का क्रैक वर्जन खरीद के उससे चलाते हैं। मोदी जी के यहाँ तो लाखों करोड़ों रुपए की बात है। मैं ये इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया हैज नाउ कम टू स्टे, और उस पे किसी का बस नहीं है। उस पे ना कांग्रेस का बस है, ना बीजेपी का बस है, ना सपा का बस है। हम और आप भी कभी कभी कुछ कहते हैं तो हर एक को बुरा लगता है, इधर भी बुरा लगता है, उधर भी बुरा लगता है। तो मैं इस पे जरा समझना चाह रहा हूं कि नाउ सोशल मीडिया, देखिए गवर्नेंस हाथ से जब निकल जाती है तो उसके कुछ इस तरह के आफ्टर थॉट, इस तरह के दुष्परिणाम होते हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
ना मोदी जी और ना मोदी जी के विरोधी, मोदी जी का आलोचक, दोनों में कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब इन्होंने इतनी गड़बड़ गवर्नेंस की कि जो दक्षिणपंथी हैंडलर्स थे सोशल मीडिया पे, उनमें से भी कई हैंडलर इनके खिलाफ हो गए और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें अपने कार्यक्रमों में कहीं, अपने मंचों से कहीं, जो हम लोग भी नहीं कह पाते। इतना ज्यादा उनको उड़ाया, मतलब है हम लोग भी नहीं कह पाते। इससे क्या हुआ कि इससे मोदी जी के खिलाफ बहुत ज्यादा माहौल बना। जो यूजीसी की नियमावली के खिलाफ जो एक गुस्सा फूटा था ऊंची जातियों में, जो कि बीजेपी की जेबी वोटर है, उससे भी इनके खिलाफ बहुत गुस्सा फैला। और वो जब वो लोग, जो लोग इनका समर्थन करते थे, वो इनके खिलाफ बोल रहे थे, तो जो हाशिए पे बैठे लोग थे, जो किसी पक्ष में खिलाफ नहीं थे, उनके मन में सवाल आया ही होगा कि भाई ये लोग तो, इनके समर्थक ही इनकी इतनी खिंचाई कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इस मामले में गड़बड़ तो है ही। तो ये धीरे धीरे करके इनके अपने समर्थन आधार में बहुत बड़ी, इन्हीं की नाकामियों की वजह से सेंध लग रही है, जो इनके लिए बहुत चिंता की बात है। अच्छा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2024 के नतीजे के बाद में इनके ऊपर कुछ छीटाकशी की थी, इनकी कुछ इन पर नकेल कसने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उन्होंने 1, 2, 3 चुनाव जीत लिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फिर से ये गलतफहमी हो गई कि ये आदमी तो अपने 2014 वाले रंग में वापस आ गया जी। हाँ, फिर इन्होंने SIR वगैरह ये सब प्रपंच करना शुरू किया। उनको लगा ये तो स्थायी बहुमत का बंदोबस्त करने वाला है, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आप देखिए, जब जनाक्रोश होता है तो ऐसा प्रधानमंत्री, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो 2/3 बहुमत की तरफ रॉकेट की रफ्तार से जा रहा है और आगे भी अनंत हर समय बहुमत में रहने वाली एक सरकार सुनिश्चित करने का पूरा बंदोबस्त कर रहा है, वो व्यक्ति कितना घबराया हुआ था कि उसने रात के 11:30 12 बजे एक वीडियो उसने रिलीज किया। उस वीडियो में वो ठीक से अपने आप को पेश भी नहीं कर पाया, ठीक से टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ भी नहीं पाया, चेहरा कितना बदसूरत और खराब लग रहा है। वो व्यक्ति है जो रोज ब्यूटी पार्लर में जाता है, इसके एक एक बाल को सेट किया जाता है, इसकी भौहें ब्लीच की जाती हैं ताकि वो बाकायदा सन की तरह सफेद लगे, जिसे अपनी दाढ़ी की लंबाई कितनी है, वो 3 मिलीमीटर की 3 सेंटीमीटर की दाढ़ी है कि 2 सेंटीमीटर की दाढ़ी है, इन सबको बाकायदा बहुत ध्यान रखा जाता है। उनका पूरा मेकअप गेटअप के साथ में एक दिन में कई तरह के कपड़े बदलते हैं, कपड़े कौन से पहनने हैं, कौन से नहीं पहनने हैं, कब लुंगी पहननी है, कब उत्तरीय पहनना है, ये सब ड्रामेबाजी करते करते करने वाला व्यक्ति, जो अपने व्यक्तित्व को लेकर इतना ज्यादा परेशान रहता था कि सही तरीके से पेश हो, वो उसने अपने आप को कितने भोंडे तरीके से पेश किया कि हमारे और आपके ऐसे उनके आलोचकों को भी अफसोस होता है कि इस आदमी को हो क्या गया। आप सोचिए, इस आदमी को हो क्या गया। तो ये हालत है। तो आप देखिए ना कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी का जो कथन था, जो उन्होंने सूत्र दिया था, मोदी जी से कम विचारधारात्मक नहीं थे। उन्होंने सूत्र दिया था कि गवर्नेंस का, शासन चलाने का विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। ये लोग उसमें से एक बात तो कहते थे कि भाई मोदी जी की योजना है कि मुसलमानों को उसका फायदा नहीं मिलता। मतलब एक क्रूड और एक भद्दे किस्म का तर्क उन्होंने उसी में से खोज लिया था। लेकिन गवर्नेंस केवल मुसलमानों को योजनाओं का फायदा दिलाने का नाम नहीं है। गवर्नेंस इस बात का भी नाम है कि आप सोसाइटी में, सरकार में भ्रष्टाचार को एक सीमा से आगे नहीं बढ़ने दें। मैं मान सकता हूं जीरो करप्शन सोसाइटी जो है वो नामुमकिन है, कहीं भी नहीं होती है। चाणक्य के जमाने में 2500 साल पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं होती है। बड़े बड़े यूरोपियन देशों में भी बहुत भ्रष्टाचार है, लेकिन उसको एक सीमा से आगे ना बढ़ने दे और अपने योग्य अफसरों को आगे बढ़ाया जाए, न कि अयोग्य अफसरों को आगे बढ़ाया जाए। और मंत्रियों का आचरण नेताओं जैसा हो, गैंगस्टरों जैसा ना हो। जी जी, मैं अबे भाई हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, आप उनके बारे में लोगों की राय पूछिए ना। नहीं, राय नहीं, उनका मैनरिज्म, उनका सारा वो देखिए जो, हाँ, उनका जो पूरा पर्सोना है, वो तो गुंडे वाला है भाई, उसमें कहीं कोई। मैं अभी भाई एक चीज इसलिए जरा पूछ लूं, क्योंकि इसके बाद इसको करके एक आखिरी बात थोड़ी राहुल गांधी पे भी कर ली जाएगी। आपका 40 साल से ज्यादा आप पेपर में लिख रहे हैं, मैगजीन में लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। सोशल मीडिया ने एक काम तो किया, सोशल मीडिया ने, अगर आपके पिछले 40 साल में आपको 40 लाख लोगों ने पढ़ा होगा, तो सोशल मीडिया ने शायद एक साल में 40 लाख लोगों तक आपको पहुंचा दिया। ये सोशल मीडिया का ये है, और ये हम लोगों को महसूस भी होता है, दिखता भी है, बाहर निकलिए तो वो
मैं इस पे एक छोटी वो करके, क्योंकि अब आप किसी से बंधे नहीं है। पहले क्या होता था, पेपर में काम कर रहे हैं, पेपर में ऐड नहीं आया तो ये हो जाएगा। आज की तारीख में एक कैमरा चाहिए, एक जगह चाहिए बैठने की, और मतलब एक फोन चाहिए और आप चालू। मैं आपकी बात को थोड़ा विस्तार से जवाब दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है, और हम दोनों अब सोशल मीडिया जीवी हैं, तो हम दोनों को इस बात पे और भी चर्चाएं करनी चाहिए आगे, अभी नहीं, और भी चर्चाएं करनी चाहिए। देखिए, 2014 के चुनाव को व्हाट्सएप इलेक्शन बोला जाता, यस। फिर 2019 के चुनाव को भी व्हाट्सएप, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन 2024 के चुनाव को सोशल मीडिया चुनाव बोला गया। और इस बात को भाजपा ने भी समझ लिया कि सोशल मीडिया एक ऐसा जीव है जो काफी उनकी राजनीति में अपना अतिक्रमण कर रहा है। तो जब तमाम एजेंसियों ने ऐलान कर दिया कि मोदी जी को 350 से 400 के बीच में सीटें मिलने वाली हैं, और वोट सब पड़ चुके, केवल काउंटिंग मतगणना का दिन बाकी रह गया, उसी बीच में मोदी जी के कई मंत्री महामंत्री लोगों से मिले, और लोगों से उन्होंने ये पूछा कि भाई आप ये बताइए कि सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि हर चीज का कंट्रोल करने का तरीका है, पैसा एक तरीका होता है। कि बोले पैसा बांटा जा सकता है, ये सही बात है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि पैसा बांटना ठीक नहीं है, कुछ और मतलब। तो हमने तो लोगों ने उनसे ये भी कहा कि आपके भी तो इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत से, आप तो बहुत सारे, आपकी तो नीति है, बाकायदा लिखित नीति है, ये लिखित नीति है जिसका एडिटर गिल्ड ने जो है वो आलोचना की थी कि मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को खोजा जाए और उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनकी आर्थिक मदद की जाए। ये लिखित नीति है, मतलब ऑन रिकॉर्ड है ये, हम लोग कयासबाजी की बात नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने तो बहुत सारे खड़े कर दिए, उनके नाम गिना सकते हैं हम अभी, हम और आप दोनों मिलकर अभी कोशिश करें तो 25-30 नाम तो अभी हम लोगों की जुबान पे आ जाएंगे। तो ये भी तो है। तो उन लोगों का मानना ये था कि उन लोगों के नई सब्सक्राइबर बढ़ रहे तेजी के साथ, उन लोगों के ज्यादा बढ़ रहे जो कि सरकार के आलोचक हैं, वो इस दौड़ में पिछड़ गए। इसका सीधा मतलब है कि सरकार आपका बुरा कर रही है, सरकार गलत कर रही है। फिर उन सज्जन ने एक और बात मुझसे कही कि अगर आप ये समझते हैं कि हम लोगों की सीटें कम आएंगी तो आप गलतफहमी में हैं। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? कि जितनी घोषित की गई है हम तो मानते हैं उससे भी ज्यादा आएंगी, जितना जो एग्जिट पोल वाले बता रहे हैं उससे भी ज्यादा आएंगी। हमने ठीक, हमने ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा मोदी जी बहुत गहराई में तैर रहे हैं, मोदी जी बहुत गहराई में तैर रहे हैं, बाकी उनके विरोधी जो हैं वो तो केवल सतह पे छप छप कर रहे हैं। मोदी गहराई में तैरना क्या मतलब? मुझे तो उन्होंने कहा भाई 84-80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे निकल के हमसे? और आप ये भूल जाइए कि कमा के खाने वाले को कोई गर्व होता कुछ नहीं, लोगों को मिलना चाहिए घर पे बैठे बैठे, वो करेंगे, वो हमें वोट देंगे, ये सब पूरा दिमाग में विचार था। फिर करारा झटका लगा, झटका ये लगा कि 240 सीटें रह गई, चुनाव हारने से केवल एक कदम पीछे रह गए, किसी तरीके से खिसियाई हंसी के साथ में सरकार बना ली। अब इसके बाद में इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे ये नौबत दोबारा ना आए। तो उसके लिए फिर सोचा, काफी दिमाग खपाया, फिर SIR नामक प्रपंच के रूप में ये बात सामने आई, और दूसरी परसीमन नामक प्रपंच के रूप में ये बात सामने आई, ये योजना। इस तरह से करके कुछ हम ऐसी व्यवस्था कर लेंगे जिससे चुनाव हारने की संभावनाएं निर्मूल हो जाएं, पूरी तरह खत्म ना हो तो बहुत ही कम रह जाए, ना के बराबर कम रह जाए। फिर विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ। सारे काम तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये सब करते हुए भूल गए कि आप सरकार में हैं, आपको शासन भी चलाना है। आपको राजनीतिक दायरे में तो आप जुगाड़बाजी करते रहे, उखाड़ पछाड़ करते रहे, राजनीतिक दायरे पे आपने कब्जा कर लिया पूरा, लेकिन छूट गया हाथ से। यहां पर सोशल मीडिया ने उनको पटक दिया उठाकर, जी सोशल मीडिया ने इसी जगह उनको पटक दिया। और आज स्थिति यह है कि ये जंतर मंतर का आंदोलन जो सारे देश में हो रहा है, सारी दुनिया में हो रहा है, भारत की पहली इंस्टा रेवोल्यूशन है, या आप कह सकते हैं दुनिया की पहली इंस्टा रेवोल्यूशन है। दूसरे जगहों के बारे में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी एक नजर में यही लगता है कि भारत की तो निश्चित रूप से इंस्टा रेवोल्यूशन है। तो ये इंस्टा क्रांति हो गई, और इस इंस्टा क्रांति के सामने मोदी जी ने भी सिर झुका दिया। यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पहले ही मान लिया था कि इंस्टाग्राम हमारे हाथ से निकल गया, उन्होंने मान लिया था। राहुल गांधी ने भी उसके सामने सिर झुका दिया, सबने सिर झुका दिया उसके सामने।
अच्छा, अब इनको बहुत बड़ा डर ये था, मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं, मैंने सुबह भी इस बात को कहा था, मेरा मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे एक बहुत बड़ा कारण का ये आकलन होगा कि अगर इस आंदोलन का नेतृत्व या इस भावना का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में आ गया, यानी कांग्रेस पार्टी के हाथ में आ गया, तो कांग्रेस इन लोगों के खिलाफ एक बहुत ही बड़े जन उभार का नेतृत्व करती हुई नजर आएगी, जिससे पिछले 12 साल की जितनी भी इनकी उपलब्धियां हैं, सारी उपलब्धियां नष्ट हो जाएंगी। पूरा का पूरा जो उन्होंने नैरेटिव बनाया है, दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी नैरेटिव बनाया है, उस नैरेटिव को वामपंथी नैरेटिव जो है उसके ऊपर छा जाएगा। इन्हें साफ दिखाई पड़ता था जंतर मंतर में वामपंथी दल सक्रिय हैं। सोनम वांगचुक के अनशन के साथ में नेहा का अनशन भी चल रहा था। ऐसा सीपीआई-एमएल का संगठन है और सीपीआई-एमएल बिहार में कांग्रेस के साथ मिलकर काम करती रही है। दीपंकर भट्टाचार्य और राहुल गांधी एक दूसरे से अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो ये सब जो पूरा सीन इन्हें दिखाई पड़ा, इस सीन से ये लोग घबरा गए कि किसी तरह इसको खत्म किया जाए, वरना अब ये मामला राहुल गांधी के पास जा रहा है और राहुल गांधी के पास पहुंच गया तब फिर कुछ नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो स्काई रॉकेटेड हो जाएगी और कांग्रेस बहुत बड़ी पावर शक्तिशाली पार्टी बन जाएगी। सब लोग कांग्रेस की तरफ देखने लगेंगे, मतलब बहुत कुछ ऐसा गजब हो जाएगा जिसको ये लोग फिर रोक नहीं पाएंगे। इसी से बस इसी का एक्सटेंशन एक सवाल है, उसके साथ खत्म करेंगे। इस पूरे उसमें जो मुझे लगा 4 मुख्य कैरेक्टर थे। सोनम वांगचुक साहब थे, मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी पारी खेल के उसकी वो करके अब वो इसमें उनका कोई आगे कोई तो बड़ा अफसोस हो रहा होगा, उन्होंने तो मौका ही खो दिया। जी, मुझे हरदम लगता है कि सुरखरू होने का मौका खो दिया उन्होंने, मतलब टाइमिंग उनकी इतनी गड़बड़ हुई। दूसरा मुझे लगता है दिप्के थे, दिप्के ने अपना रोल रेलिवेंट रखा है। वो हम लोग को लगता है कि बच्चों का प्रेशर था, लेकिन जो भी हो दिप्के अभी रेलिवेंट है। और दिप्के अगर आम आदमी पार्टी बनने से बच सकते हैं तो वो एक बड़ी ताकत अगले 2-4-5 साल में रहेंगे। लेकिन अगर वो फिर से सीजेपी करके आम आदमी पार्टी बनने की राह पे चलेंगे तो मतलब फिर ठीक है, मतलब वो भी अपना है। मेरे बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि नहीं उनको भी हक है, बिल्कुल हक है सबको लड़ने का। तीसरे इसके नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी साहब बहुत ही लुटे फटे हारे इस पूरे एपिसोड से निकले हैं। चौथा आदमी जो है वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी को इस पूरे उसमें घसीटा गया, खून निकला, मतलब उठा के जिस तरह से ले जाया गया पुलिस से, उसके बाद भी राहुल गांधी एक बड़े दिल वाले नेता, एक ऐसे नेता जिनको ये जरूरत नहीं है कि ये क्रेडिट हम लें। जो पहला ट्वीट आया केसी वेणुगोपाल का, वो आया कि भारत के नौजवानों की जीत पे मैं उनको बधाई देता हूं। कांग्रेस का कहीं नाम नहीं लिया गया। तो राहुल गांधी को पता है कि नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो जो जंतर मंतर के बच्चे हैं उनके साथ में खड़ा हूं, उनकी डिमांड के साथ खड़ा हूं। उन्होंने एक बार 2 महीने में आनंद जी जो कुछ हुआ है, माफ कीजिए मैं बीच में बोल दिया कि वो उत्सुकता बहुत हो रही थी। पिछले 2 महीने में जो हुआ है उसका सबसे बड़ा लाभार्थी अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम राहुल गांधी है, कोई पार्टी है तो उसका नाम कांग्रेस है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। विपक्ष की सभी पार्टियों को लाभ होगा, इसका लाभ जो है ना, इसका लाभ विपक्ष की सभी पार्टियों को होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जिस पार्टी, अखिलेश की पार्टी को बहुत लाभ होगा इसमें। अखिलेश ने और अखिलेश की पत्नी ने जो भूमिका निभाई है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं उनकी विशेष रूप से तारीफ करूंगा, डिंपल यादव की और अखिलेश यादव की विशेष रूप से तारीफ करूंगा। और इस मामले में ये तेजस्वी सब चूक गए। ये चूक गए नहीं, एक आदमी ने और क्या, चंद्रशेखर या आजाद ने भी काम अच्छा किया। नहीं चंद्रशेखर, लेकिन चंद्रशेखर के पास कोई आधार वगैरह नहीं है। वो बिल्कुल एक निर्वाचन क्षेत्र और केवल एक अकेली आवाज है, इसलिए उनको उतना लाभ नहीं हो पाएगा। अगर वो प्रक्रिया, अगर वो बीएसपी का नेतृत्व हत्या लेते मायावती से तो उनको बहुत लाभ होता उसमें, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे सारी पार्टियों को लाभ होगा। और चंद्रशेखर आजाद को भी जितनी उनकी हैसियत है, भाई आप कितना ग्रहण कर सकते हैं ये भी तो आपकी क्षमता है ना। आप ग्रहणी चीजें रखी हुई हैं, अब आपको ग्रहण ही नहीं कर सकते तो कैसे होगा। मतलब जो है अखिलेश को बहुत लाभ होगा, राहुल गांधी को राहुल गांधी नंबर 1 के लाभार्थी हैं उसमें, और कांग्रेस को बहुत लाभ होगा। इन सब लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। मेरा मानना यह है कि जब ये 18 से 30 साल के लोग जब वोट डालने के लिए जाएंगे, तब ये जो इनके साथ हुआ है, और इन सब की माएं, इन सब की बहनें, आप माओ बहनों की छोटी बहनों को और भाइयों को इतनी निर्ममता के साथ पीटोगे, सड़क पे गालियां दोगे, कहोगे काक्रोशों को उल्टा लटकाया जाए, ये सब आप कहोगे, उसके बाद उम्मीद करोगे कि स्त्रियों के वोट आपको ज्यादा प्राप्त हो। देखिए ये छोटा मोटा नहीं हुआ है, इसमें हर बहुमुखी नुकसान हुआ है बीजेपी का।
जी स्त्रियों में इनकी छवि समाप्त हुई है। जो लड़कियों के साथ में सलूक किया गया यहाँ पे बहुत ही खराब हुआ है इन लोगों का। और ये लोग काइया, जुगाड़ू, चालाक, कुटिल, निर्मम, विचारधारात्मक संवेदन शून्यता, विचार जो बहुत आइडियोलॉजिकल आदमी होता है वो संवेदनहीन हो जाता है। करेक्ट। ये सारी बातें इनके निकल के आई हैं। किस तरह के लोग हैं ये, इनका किरदार खुल के लोगों के सामने आ गया है। जी जी। मैं नहीं, एक चीज और कह के खत्म करूंगा। अखिलेश यादव फास्ट लर्नर भी हैं, उनको नब्ज, मेरे ख्याल में इस समय उत्तर प्रदेश में वो नब्ज पकड़ना जानते हैं। जब एक जगह कहीं लग रहा था असमंजस की स्थिति थी तो उन्होंने सपा के सारे नेताओं को भेजा वहां उस स्थल पे, और जब राहुल गांधी वहां पे पहुंचे धरना करने तो अखिलेश यादव अगले 5-10 मिनट के अंदर वहां पहुंच गए थे, क्योंकि वो तो केवल कांग्रेस वहां पहुंची थी। और अखिलेश यादव को पता था कि इस समय साथ साथ चलने में ही सबका फायदा है। और मैं आनंद जी, कुछ बातें छूट जाती है निगाह से। आप बताइए कि चढ़ावा चोरी वाले मामले में एक नेता बहुत सक्रिय था, इसका नाम था योगी आदित्यनाथ। जी जी जी। छत पे चढ़ के दावे कर रहा था जी। लेकिन ये जंतर मंतर पे जो हुआ, योगी आदित्यनाथ का नाम कहीं सुना आपने? नहीं। उनकी कोई आवाज सुनी? कोई चू चपड़ कुछ उनके मुंह से निकली? खबरों से पूरी तरह से गायब। पूरी तरीके से ये पूरी जो राजनीतिक प्रक्रिया चली, इस राजनीतिक प्रक्रिया से जो आदमी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, अभी उत्तर प्रदेश का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहता है, वो इस राजनीतिक प्रक्रिया से पूरी तरीके से कटा हुआ था। अलग उसके पास कहने करने के लिए कुछ था ही नहीं। आप सोचिए, मतलब जो है अखिलेश यादव कितना फायदा होगा, मैं उसके कंट्रास्ट में रख के कह रहा हूँ जी। और एक इसी के रेफरेंस में, क्योंकि हम लोग राहुल गांधी की बात कर रहे थे, एक राहुल गांधी का फायदा इस तरह से भी हुआ, और जो इंडिया गठबंधन में जो एक लोगों की अभी तक भी एक दिक्कत है कि राहुल गांधी हमारा नेता हो, ये कहने में लोगों की जबान में थोड़ा दिक्कत होती है। वो बिना कहे उस की वो लीडरशिप रोज स्टैब्लिश होती जा रही है। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा वो बात और स्थापित होती चली जाएगी। होती है, स्थापित होती जा रही है, उसमें उनको कहने की और ये कहलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप स्टैब्लिश हो रही है। चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। और मेरे ख्याल में ये एक जो सप्ताह था ये बहुत ही गहमा गहमी का था, और टर्निंग पॉइंट हिंदुस्तान के जो भी आगे वाली राजनीति है उसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर टर्निंग पॉइंट होगा तो ये सप्ताह रहा है जो हम लोगों ने जिस पे बात की थी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।